मैं डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन। आज वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर के संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि सबको पता है 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है और आज हम उसी विषय पे कुछ चर्चा करेंगे। एचआईवी और एड्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है? एचआईवी एक ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है जिसका संक्षिप्त रूप है एचआईवी। और एचआईवी इन्फेक्शन की लेटर स्टेज या अंतिम चरण को हम एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम बोलते हैं। एचआईवी इन्फेक्शन होने के कई सालों बाद या कुछ समय बाद जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एचआईवी वायरस मेनली जो है हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरोधक क्षमता पे असर डालता है, जिससे हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और दूसरी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसा होने में हमें कई समय या कई वर्षों का समय लग सकता है, और यदि हम समय पे उपचार ले ले, उसका शुरुआती लक्षणों में ही अगर उसको ट्रीटमेंट ले ले, तो जरूरी नहीं है कि हर एचआईवी इन्फेक्शन एड्स में कन्वर्ट हो। वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह भी जीवन यापन कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि उसका CD4 काउंट कितना है, उसने ट्रीटमेंट कितनी अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया है। ठीक है, एचआईवी के शुरुआती लक्षण या तो एसिम्टोमेटिक रह सकता है पेशेंट, ये उसे कोई सिम्टम नहीं आ सकते, या फिर शुरुआती लक्षण में कुछ फ्लू लाइक सिम्टम जैसे शरीर में दर्द होना, थकान, कुछ लिम्फ नोड्स में सूजन, ये सब सिम्टम हो सकते हैं। और अगर इसे समय पे ट्रीट नहीं किया गया तो वो एड्स के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें फिर हमें शरीर के विभिन्न अंगों में उसका इफेक्ट आने लगता है और वह अपने अंतिम चरण में एड्स में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम ये जानते हैं कि एड्स फैलता कैसे है। ठीक है, तो ये मेनली असुरक्षित यौन संबंध से फैल सकता है, संक्रमित सुई के उपयोग से फैल सकता है, संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, या इन्फेक्टेड मदर से गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के समय पे नवजात शिशु को फैलने की इसकी संभावना होती है। इससे बचाव के उपाय में हम ये जान सकते हैं कि हम सुरक्षित यौन संबंध रखें, एक से अधिक पार्टनर के साथ में संबंध ना रखें, और गर्भावस्था के दौरान प्रॉपर एंटी रिट्रोवायरल जो दवाइयाँ रहती है उसके सेवन से कई हद तक हम गर्भवती माता से बच्चे में एड्स को फैलने से हम रोक सकते हैं। और संक्रमित सुई या संक्रमित ब्लड के ट्रांसफ्यूजन को अवॉइड करें। उसके लिए हम वैसे ब्लड बैंक से स्क्रीनिंग होती है। और आज वर्ल्ड एड्स डे में हम यही चाहेंगे कि सामान्य जनता हमारी जो है एड्स से डरे नहीं, उसके जागरूक रहें, उसके लिए पूरी वो जानकारी हासिल करें ताकि उसके इन्फेक्शन से बचा जा सके। ओके हमारे सर। पास इसके लिए पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं था, बट अब हमारे पास बहुत सारी एंटीरिट्रोवायरल दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिससे कि हम उसके संक्रमण से पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक हम प्रतिरोधक क्षमता को ठीक कर सकते हैं, हम CD4 काउंट को कम होने से बचा सकते हैं। ओके सर। हेलो। तो हेलो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है और इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? जैसे अभी आपने बताया, तो इसके लक्षण क्या हैं? एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है। इसका इन्फेक्शन होने के बाद ये कई स्टेजेस में जब अपने अंतिम चरण में आ जाता है तो उसे वो एक सिंड्रोम का रूप ले लेता है, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम या एड्स बोलते हैं, जो कि बहुत सारे लक्षणों का एक समूह है। एचआईवी इन्फेक्शन होने के बाद में इसे कई वर्षों का एक समय लगता है एड्स में कन्वर्ट होने में। जरूरी नहीं है कि हर एड्स जो है एचआईवी इन्फेक्शन है वो एड्स में कन्वर्ट हो। यदि शुरुआती स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट एंटी रिट्रोवायरल दवाइयाँ समय पे चालू कर ली जाए तो उसे एड्स में कन्वर्ट होने से हम रोक सकते हैं। ओके सर। माय नेक्स्ट और क्वेश्चन। जी सर। सर बोलिए। कंटिन्यू प्लीज। एड्स के शुरुआती लक्षणों में जैसा कि मैंने बताया, तो पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकता है जब तक कि उसके CD4 काउंट्स डाउन ना हो।
या फिर उससे शुरुआती लक्षणों में कुछ फ्लू लाइक सिम्टम जैसे कि सामान्य फ्लू के जो लक्षण होते हैं, थकान, बदन दर्द, फीवर, लिम्फ नोड्स में सूजन होना, ये लक्षण हो सकते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। इसलिए एचआईवी संक्रमण को कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि उसका टेस्ट किया जाए। मेनली एचआईवी से कौन से अंग ज्यादा प्रभावित होते हैं? एचआईवी वायरस जो है वो मुख्यतः हमारे प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। उसका मेन टारगेट जो है हमारी CD4 सेल्स रहती है। CD4 सेल्स जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता की एक मुख्य कोशिका होती है, जो कि विभिन्न रोगाणुओं को, कीटाणु, विषाणुओं से लड़ने में, दूसरे जो बैक्टीरियाज है उससे लड़ने में सहायता करती है। तो एड्स वायरस जो है मेनली CD4 सेल्स को अफेक्ट करता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को अफेक्ट करता है, और जब ये प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो दूसरे विषाणु, बैक्टीरिया, जो जितने भी वायरस, बैक्टीरिया है, वो उनका आसानी से संक्रमण होने की संभावना रहती है। और धीरे-धीरे प्रतिरोधक क्षमता जैसे ज़्यादा कम होती है, वो एड्स में कन्वर्ट होने लगता है और शरीर के विभिन्न अंगों पे इसका असर पड़ने लगता है। जैसे फेफड़ों में निमोनिया का इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर एचआईवी न्यूरोपैथी, एचआईवी नेफ्रोपैथी, एचआईवी डिमेंशिया, शरीर के सभी हिस्सों में उसका फिर असर देखने को मिलता है। ओके सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर माँ एचआईवी पॉजिटिव है या एड्स ग्रसित है तो क्या बच्चा उससे बच सकता है और उसके क्या उपाय हैं सर? जी, गर्भावस्था के दौरान अगर मदर एचआईवी पॉजिटिव पाई जाती है, तो उसे, बच्चे को ट्रांसमिशन रोकने के लिए गर्भावस्था के दौरान ही एंटी रिट्रोवायरल जो दवाइयाँ रहती है, सारी एंटी रिट्रोवायरल दवाइयाँ नहीं सेफ होती है प्रेगनेंसी में, बट ज़िडोविडिन और कुछ दवाइयाँ जो है, जो कि प्रेगनेंसी में काफ़ी हद तक सुरक्षित रहती है, हमें उसे जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि प्रेगनेंसी के दौरान उसका वायरल लोड कम हो जाए। और मदर का वायरल लोड कम रहेगा तो उसे डिलीवरी के दौरान या गर्भावस्था के दौरान बच्चे में मदर से ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मदर से बच्चे में एचआईवी वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए गर्भावस्था के दौरान मदर को दवाइयाँ दी जानी चाहिए। डिलीवरी के दौरान अगर वायरल लोड ज़्यादा है मदर का, तो हमें नॉर्मल की जगह सिजेरियन सेक्शन को प्रेफर करना चाहिए। और आफ्टर डिलीवरी बच्चे को भी 4 से 6 हफ्तों के लिए एंटी रिट्रोवायरल दवाइयाँ दी जानी चाहिए। इन उपायों से हम मदर से बच्चे में ट्रांसमिशन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव हो चुका है तो उसको अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे उसकी जो हेल्थ है वो सस्टेन करे और वो एक स्वस्थ जीवन यापन कर सके फॉर लॉन्ग टाइम? एक सबसे पहले जो एचआईवी का स्टिग्मा है कि वो एचआईवी ग्रसित हो गया है, तो उसे, वह एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर सकता है, बिल्कुल। एचआईवी छुआछूत से नहीं फैलता है, छूने से नहीं फैलता है, जो कि हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है। ठीक है? कुछ सावधानियां रखकर वो अपना बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर सकता है। उसे सबसे पहले एक डॉक्टर की सलाह से एंटी रिट्रोवायरल दवाइयाँ चालू कर देनी चाहिए, जिससे कि उसकी CD4 काउंट्स जो है वो डाउन ना हो। अगर CD4 काउंट्स उसका फॉल नहीं होगा तो उसे दूसरे इन्फेक्शंस नहीं होंगे, उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर नहीं होगा और वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर सकता है। और इसके अलावा उसे समय समय पर अपने आईसीटीसी सेंटर पे जाकर CD4 काउंट चेक करवाते रहना चाहिए। यदि वो कम हो रहा है तो उसके लिए भी हम दूसरे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन से प्रोफाइलैक्सिस के लिए दवाइयाँ देते हैं। उनका सेवन करना चाहिए जिससे कि उसे दूसरे इन्फेक्शंस ना हो और वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर सके। और इसके अलावा उसे एक स्वस्थ संतुलित भोजन लेना चाहिए और एंटी रिट्रोवायरल दवाइयों का सेवन करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टेलीमेडिसिन एड्स के परामर्श के लिए कितना सहायक है? हम्म। अगर टेलीमेडिसिन के अच्छा थ्रू कोई है। भी अपना कंसल्टेशन करवाता है तो वो उसके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है?
और उसके फेवर में और क्या क्या आप बोलना देखिए, चाहेंगे? टेलीमेडिसिन से सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो दूर के छोटे छोटे गांवों में भी जो पेशेंट हैं, वो शहर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्टेशन करके बिना ट्रेवल का मतलब एक्सपेंस किए वो वहाँ पर भी हमारे स्पेशलिस्ट के थ्रू पूरा अपना उपचार करवा सकता है। उचित परामर्श, उचित जांचों के थ्रू और अर्ली स्टेज पे वो ट्रीटमेंट चालू करके बीमारी को गंभीर रूप में कन्वर्ट होने से बचा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे-छोटे पेरीफेरी में जो गाँव में पेशेंट्स रहते हैं, शुरुआती लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं और जब बीमारी अपने गंभीर रूप में आ जाती है, तब वो शहरों की तरफ भागते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो टेलीमेडिसिन के थ्रू जो है पेशेंट अपना इनिशियल स्टेज में प्रारंभिक अवस्था में बीमारी का उपचार चालू हो जाने से अपने बीमारी को गंभीर रूप में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है मेडिसेवा के लिए कि मेडिसेवा में परामर्श लेने के क्या क्या फायदे हैं एवं उनसे मिले उपचार का क्या क्या महत्व है? सर आप इस पे आप अपने कुछ प्रीशियस वर्ड्स कहना चाहेंगे? मेडिसेवा एक ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन के लिए बनाया गया अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे मरीज अपने नियर बाय मेडिसेवा केंद्र पे जाकर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है उनसे अपना बीमारी के बारे में सही मशवरा, सही उपचार और सही जांचें प्राप्त कर सकता है और बिना ट्रेवल किए अर्ली स्टेज पे पेशेंट गंभीर अवस्था में बीमारी को कन्वर्ट होने से बचा सकता है अगर उसे इनिशियली ट्रीटमेंट सही समय पे सही स्पेशलिस्ट का ट्रीटमेंट अगर चालू हो जाए तो। सो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें मरीज ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू डायरेक्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेडिसेवा की पूरी टीम की ओर से आप धन्यवाद। आप अपना आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर। जी, ओके, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच।